हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई, आपने लाइक करी। दोस्तों नहीं किया दोस्तों तो जाके लाइक कीजिए और वीडियो को जाके देखिए। मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सेकंड चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार। तो दोस्तों आप भारतीय संविधान के अंदर अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस चैप्टर के अंदर से उठा के आपको वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूं दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और दोस्तों आपको मैंने पहले बोल दिया, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान में अधिकार, उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकारों को क्या बोला? मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है? जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, आपको पता है 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, बताया था आपको पहले वाली वीडियो में। देखिए जरा ध्यान से, देखिए मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया? कौन सी ऐसी सिचुएशन आएगा जब हमारे मौलिक अधिकार को रद्द कर दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है, के दौरान निलंबित किया जा सकता है। हालांकि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 20 से 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। देखो, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है, मतलब सस्पेंड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता, जो कि कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 और 21 में है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सीधा। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। दोस्तों मैंने ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीजों को। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आने की शंका है। देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? मैंने क्या बोला? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। भाषण और भाषण मतलब स्पीच जो बोलते हैं, अभिव्यक्ति मतलब क्या? खुद से बोलना चाहते हैं, जैसे कि मान लो अच्छी चीज बोलनी है, चाहे सरकार कुछ गलत काम कर रही है या समाज के अंदर कोई गलत काम हो रहा है या कुछ ऐसी चीजों पर, या फिर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, प्रभाव डालते हो, अपना अच्छी चीजें फैलाते हो। ठीक है, तो उसे भी हम कह सकते हैं भाषण और अभिव्यक्ति। तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति का अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार, मतलब अपना ओपिनियन देने का अधिकार। ठीक है, यह अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और रचनात्मक अभिव्यक्ति को भी शामिल करता है, लेकिन यह सुरक्षा, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब नैतिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि गलत गलत आप कुछ गाली बक रहे हो किसी को या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो वो ऐसी चीजें नहीं, वैसा भाषण नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या बताना है? सही चीज समाज के अंदर फैलाना है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब खुद का ओपिनियन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हो? दोस्तों आप लोगों ने बहुत वर्ड सुना होगा, बंधुआ मजदूरी क्या होता है, तो जरा ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, देखिए बंधुआ मजदूरी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति ऋण चुकाने या मजबूरी में बिना उचित वेतन के काम करता है, मतलब उसे मजबूरी है, उसे सही मतलब जितना वो काम कर रहा है उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही है उस चीज के लिए। ठीक है, उसको काम तो ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन उसको सैलरी या तनख्वाह उसको बहुत कम मिल रही है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं उसको बंधुआ मजदूरी। अब देखिए उचित वेतन करता है, यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई शोषण हो रहा है इस प्रकार का, ठीक है, तो आप अपने इसके खिलाफ जाकर आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये होता है बंधुआ मजदूरी, जिसमें क्या होता है ज्यादा काम करवा लेते हैं, कम पैसा या तिहाड़ी देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? मतलब कि हम इसे बोलते हैं हैबिस कर्प्स। तो मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, जरा ध्यान दीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है। क्या है? कानूनी आदेश है जिसके तहत अदालत किसी भी व्यक्ति को की अवैध हिरासत या कैद को चुनौती दे सकती है और उसे तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देती है। मतलब देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही होता है, किसी को देखना है हाँ भाई ये गलती करने वाला है या ये कोई अपराध करने वाला है, तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। ठीक है, और उसको तुरंत न्यायालय में पेश करना होता है। तो ये दोस्तों हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है इसमें? अदालत के पास अधिकार होता है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों? अब हमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार है उसकी आवश्यकता क्या है दोस्तों? ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है, अब आंसर देखेंगे। देखिए मौलिक अधिकार
उसकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो जरा ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। अब देखो, अगर लोकतंत्र, हमारे जैसे हमारा देश लोकतंत्र है, ठीक है, तो हमारे पास पूरे अधिकार है। अगर हमारे पास अधिकार ना हो, ठीक है, तो हमारे पास मतलब भारत लोकतांत्रिक नहीं है। अब आपके पास हर एक चीज पर समानता नहीं है, आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, कुछ बोलने कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। एक तरीके से मान लो कि आप बंद एक घर में पड़े हुए हो, तो काहे क्या लोकतंत्र, जब लोगों की सुनी नहीं जा रही है तो लोकतंत्र किस बात की। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं? मौलिक अधिकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार शोषण और भेदभाव से बचाने के साथ ही व्यक्ति के विकास और गरिमा की रक्षा करता है। क्या? अब शोषण, जैसे मान लो मौलिक अधिकार है, आपके पास अधिकार है, भैया तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे पास अधिकार है कहीं आने जाने का, तू मुझे पकड़ के नहीं रख सकता है। समानता का अधिकार है, तू मेरे साथ भेदभाव नहीं करेगा, मैं भी यहीं जाऊंगा, इसी स्कूल में पढ़ूंगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मौलिक अधिकार क्या है? लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार शोषण और भेदभाव से बचाने के साथ ही व्यक्ति के विकास और गरिमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, वह सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं। ये नहीं कि आप बात लो सरकार की शक्ति, मान लो पुलिस वाला है, आपको भी फालतू में पकड़ लेता है तो थप्पड़ लगा देता है, तो किसका क्या मतलब है? आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, वो आपको पीट दे, तो उसके पास ऐसा शक्ति नहीं है ना, आपके पास मौलिक अधिकार है, कहीं आ जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो वो शक्तियों पर भी क्या कर लगाम लगाती है। देखिए, और नागरिकों को अपनी बात रखने, विश्वास रखने और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने का अधिकार देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने मौलिक अधिकार चाहिए होता है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने हमें मौलिक अधिकार की जरूरत होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, ये है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या होता है ये समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार से कहते हैं NHRC। 1993 में मानव अधिकारों संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था। क्या था? मौलिक अधिकारों की रक्षा और शोषण के मामलों की जांच करना है। यह पुलिस हिरासत, बाल श्रम, मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करता है। दोस्तों, ये क्या करता है हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार? पुलिस हिरासत, बाल श्रम और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सुझाव देता है। यह मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब दोस्तों, ये सारी चीजों पर काम करता है, सरकार तक ये सारी रिपोर्ट पहुंचाता है। कौन? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सब लिखना है तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा, किस चीजों पर काम करता है ये? पुलिस हिरासत, बाल श्रम, मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अब मैंने बोला था आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे, तो देखिए भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। अब जरा ध्यान से पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। कितने किए हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। पहला है समानता का अधिकार। क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। कितने में दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 में क्या हमारा समानता का अधिकार है। ध्यान दीजिए, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 14 से 18 में समानता का अधिकार है, ध्यान देंगे। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद याद रखना है, अगर आपके पास MCQ में आ जाएगा ऐसे, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में है, या फिर आपसे स्वतंत्रता का पूछ ले या किसी भी का ही पूछ ले, तो आपको ये अनुच्छेद भी क्या है याद करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 तक किसकी स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, आंदोलन, संघ बनाने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब दोस्तों, इसमें भाषण मतलब अपने स्पीच देने का, अभिव्यक्ति मतलब अपना ओपिनियन देने का, आंदोलन करने किसी के खिलाफ। ठीक है, ये सारी शक्तियां जो है हमें किसमें मिली हुई हैं? स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर। अब देखिए अगला क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? 23 से 24। अगर मान लो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे मान लो आपके साथ कोई अवैध तरीके से कोई कामकाज करवा लेता है आपसे, उस तरीके की चीजें जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम आदि पर प्रतिबंध। ठीक है, 23 और अनुच्छेद 24 में किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे चलते हैं, देखिए अगला है हमारे पास
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है, क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 25 से 28। देखिए सभी को अपने धर्म का पालन, प्रचार और क्या लिखा है, प्रबंधन का अधिकार होता है। मतलब अब सबके पास, हमारे पास इंडिया के अंदर सभी का धर्म बराबर है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे सभी को अपने अपने धर्म को मानने, अपनाने, पालन करने, प्रचार और प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है। किसमें है, 25 से 28। आगे चलते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, देखिए अनुच्छेद 29 से 30, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थाओं का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई अल्प मतलब जो कोई कम संख्या में चीजें हों, जो कोई चीज लुप्त होने वाली कोई संस्कृति, तो यहाँ पे हर किसी व्यक्ति या हर किसी समुदाय को अधिकार है कि वो अपनी अपनी संस्कृति और शिक्षा को बनाए रख सकता है, ठीक है। अगला है छठा हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब जितने भी आपने ऊपर पांचों जो अधिकार पढ़े आपने, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, संशोषण, शोषण और कौन सा, संस्कृति का, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये सारे जो संविधान संरक्षण कहां से मिलेगा हमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 32 में नागरिकों को न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे क्या थे, 6 मौलिक अधिकार थे, 6 के 6 अनुच्छेद भी पढ़े और इसके अंदर क्या क्या होता है हमने ये भी पढ़ा। तो एक बार और देख लेंगे आप इसको, ठीक है, ध्यान से, और इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई नॉलेज के लिए भी पूछ लेगा तो आपको बताना है, ठीक है, बेइज्जती नहीं करानी है। अब देखिए भाई, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निषेधक तत्वों में अंतर क्या है। अब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेधक तत्व में अंतर बताना है। समझ में आया क्वेश्चन, राज्य के नीति निषेधक तत्व और मौलिक अधिकार में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर। तो ज्यादा ध्यान से देखिए, लागू होने की प्रकृति, तो देखो जो मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्व के बीच में जो अंतर है, तो पहला अंतर बता रहे हैं हम लागू होने की प्रकृति में। देखिए मौलिक अधिकार न्याय संगत है और अदालत में लागू किए जा सकते हैं, लेकिन जो नीति निषेध तत्व है ये न्याय संगत नहीं है। जिसका मन कर रहा है वो अपने मतलब देश की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, जिसका नहीं है वो घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि इसे अदालत के द्वारा लागू किया जा सकता है और नीति निषेध को अदालत के द्वारा कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब देखिए अगला उद्देश्य क्या होता है, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित करता है। क्या करता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित करता है, जबकि नीति निषेधक तत्व सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो ये चीज है दोनों में डिफरेंस। अब आगे देखिए उद्भव, देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित है, मतलब ये कहां से आया, इसका विकास कैसे हुआ, तो ये मौलिक अधिकार जो है आपको पता ही है अमेरिका से लिया गया, ठीक है। जबकि नीति निषेधक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, आपने वो पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कहां से क्या चीज ली गई है, ठीक है। अब आगे देखिए महत्व क्या होता है इनका, मौलिक अधिकार नागरिकों को शक्तियां देते हैं, जबकि नीति निषेधक तत्व राज्य को मार्गदर्शन देता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे डिफरेंसेस थे मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्व में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया ये क्वेश्चन, ठीक है, और इसको नोट करना है और लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सारे थे टॉपिक आपके खत्म हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको पढ़ना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। जब तक और इससे पुरानी वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।